अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं। नियो पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान जनाब नबीहा एजाज। हर सुबह हर रोज़ हमारी मेरी पूरी टीम की ये कोशिश होती है कि हम ऐसे सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आएँ, ऐसे मेहमान आपके लिए लेकर आए जो अपनी फील्ड में तो एक्सपर्ट हों ही, जो आपको आपकी ज़िंदगी में जो दरपेश मसाइल हैं उससे मुतल्लिक कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से टिप्स दे सकें, कुछ आगाही फराहम कर सकें। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएं जो कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, जो कि दूसरों के लिए मोटिवेशन है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। क्या पता आप में से कितने लोग ऐसे लोगों से मुलाकात करके अपनी ज़िंदगी में जो मायूस हो चुके हैं वो आगे एक कदम बढ़ा सकें। लेकिन ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने के लिए, कामयाब होने के लिए, नए दिन का आगाज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात से सेटिस्फाई हो, आप उससे मुतमईन हो, आप खुश हो। मैं आज ही संदीप महेश्वरी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, उनकी वीडियो सुबह सुबह मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ और वो इतनी अमेजिंग, इतनी ज़बरदस्त वीडियो थी, इतनी खूबसूरत बातें उसमें की गई कि जनाब मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से करूँगा, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने मुस्कुराहट ही बिखेरनी है। तो जनाब ये वो बातें हैं, जो ये वो पैगामात हैं जो हमें अपने आप को लाजमी तौर पर देने चाहिए। और मदर टेरेसा भी जनाब कह गई कि द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीवन इज़ स्माइल। तो अगर आपने खुद खुश रहना है तो दूसरों को भी मुस्कुराहटें बिखेरें, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में से उनकी कमज़ोरियाँ, उनकी खामियाँ, उनकी कमियाँ निकालते हैं और फिर बड़े अच्छे तरीके से उसको लोगों के सामने ट्रे में सजा के प्रेजेंट करते हैं। अपने गिरेबान में झांकना हम भूल जाते हैं कि हम में कितनी खामियाँ हैं, हम में कितनी खामियाँ हैं जिस पर ऊपर वाले ने न जाने कितनी बार पर्दा डाल कर रखा हुआ है। ऐसा ही जनाब एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, कैमरास का दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो हमारी प्राइवेसी उस तरह से नहीं है। कभी भी कोई शख्स आपकी किसी एक गलती का फ़ायदा उठाते हुए आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको बदनाम कर सकता है। चाहे फिर आपने सारी ज़िंदगी जितने मर्जी अच्छे काम किए हों, चाहे आपने फिर जितनी मर्जी किसी की मदद की हो, चाहे आप कितने नेकोकार क्यों ना हो, लेकिन आपकी एक गलती की पकड़ उस पर शायद खुदा तो माफ़ कर दे, लेकिन नीचे वाले शायद हम इंसान माफ़ नहीं करेंगे। जनाब पाकिस्तान के वी ऑल नो ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कासिम अली शाह साहब की कुछ तस्वीर लीक होती हैं, एक के बाद तकरीबन 3 तस्वीर लीक होती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा, एक बहस छिड़ जाती है कि लें जनाब अब कासिम अली शाह साहब भी मैदान में आ गए हैं। तो तस्वीर उनकी लीक हुई, जिसके बाद जनाब कासिम अली शाह साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, वजाहत की उन तमाम तस्वीर की। इससे पहले कि हम सेगमेंट में मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं और गुफ्तगू करें हमारी ज़िंदगी की प्राइवेसी और हमारे फ़ोन में जो हम इस तरह की तस्वीर रखते हैं, लेकिन सबसे पहले शाह साहब अपनी वीडियो पैगाम में क्या वजाहत करते हैं ये आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ मेरी तस्वीरें हैं, ज़ाती तस्वीरें, मेरे घर की तस्वीरें हैं और वो वायरल हुई हैं। उसके साथ ऐसी ऐसी शानदार कैप्शंस पढ़ने को मिल रही हैं कि उनको पढ़ के मैं, मेरी फैमिली, पंजाबी में कहते हैं हम हंस हंस के दौरे हुए हैं कि क्या कमाल किस्म की नेगेटिविटी और क्या कमाल किस्म की उसकी एंगलिंग बना बना के एक इंतज़ार करवाया जा रहा है कि इसके बाद भी कुछ तस्वीरें आनी हैं, इसके बाद भी कुछ वीडियोज़ आनी हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूँ कि ये तस्वीरें क्या हैं। मेरा फ़ोन, मेरी फैमिली का, मेरे घर वालों का फ़ोन ओपन पड़ा होता है, पासवर्ड्स भी नहीं लगे होते, सही होने जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चेंज करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये यकीनन कहीं ना कहीं से चोरी हुई हैं। घर की तस्वीरें हैं। आप इन्हीं तस्वीरों को ज़रा मुझे माइनस करके आज के दिन की, क्योंकि ये तस्वीरें पुरानी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, जो मेरा ख्याल है कोई 3-4 साल पुरानी है। अगर आज के दिन पे लकीली मेरा घर वही है और जनाब ये वीडियो आप देखिए जनाब अली शाह साहब की, वो कहते हैं कि वही घर की तस्वीर हैं,
कोई उसमें गलत ऐसी चीज़ नहीं है, किसी गलत काम में वो मुलव्वस नहीं है। फ़ोन ठीक होने गया है, जिसके बाद उनके फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का डाटा लीक कर दिया गया है। जनाब, बात करेंगे इसी मौजू पर, इसी पूरे मामले के ऊपर। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब कासिम अली शाह साहब के दोस्त, हल्का अहबाब में से हैं। हमारी पहली आज की मेहमान जनाब इन स्टूडियो तशरीफ़ रखती हैं, वैसे तो माहिर नफ्सियात भी हैं। तारुफ़ कराऊंगी जनाब जहारा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ इन स्टूडियोज़ नजम मज़ारी साहब, और जबकि हमें ज्वाइन करेंगे ऑन कॉल सलमान आबिद साहब, जो कि कासिम अली शाह साहब के करीबी दोस्त भी हैं। सबसे पहले जहारा साहिबा, मैं आपसे बात करूंगी। लोगों की ज़िंदगियों में घुसना, झांकना और उसके बाद नेगेटिविटी, आजकल तो बड़ा मुझे लगता है कि ख़तरनाक किस्म का दौर चल रहा है। कोई भी किसी वक्त भी आपकी तस्वीर उठाकर उसको ब्लैकमेल कर सकता है। क्या कहेंगी आप इस पर? और ये जो पूरा मामला हुआ है, शाह साहब ने इतनी देर अदब की दुनिया में तालीम के लिए काम किया, तो लोगों ने मेरे ख्याल से एक दिन भी नहीं लगाया फरामोश करने में, और फौरी तौर पर कैसे एक नेगेटिविटी स्प्रेड की गई। चाहे आप जितना भी अच्छा काम कर लें, बस एक गलती की देर है। एग्जैक्टली देखें, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ना, हमेशा की तरह से सोशल मीडिया का बड़ा नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया गया। जबकि वैसे तो कहते हैं हर फोरम पे ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया के जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा। तो एक नुकसान हमें आजकल में देखने में ये चीज़ें मिल रही हैं कि बहुत जल्दी से नेगेटिविटी वायरल होती है। वैसे तो नेगेटिविटी के अंदर हमेशा से एक पार होती है कि ये पॉजिटिविटी से ज़्यादा जल्दी स्प्रेड भी होती है और एक्सेप्टेंस भी लोगों के अंदर ज़्यादा है, इसे अडॉप्टेबिलिटी लोगों में ज़्यादा है इस चीज़ की। लेकिन डर जो अपने कहा ना कि अब तो एक एंग्जाइटी और ये चीज़ें, तो नेचुरली जब मैंने तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे, उनमें कुछ था ही नहीं ऐसा। जनरली मतलब समर जो हमारा सीज़न होता है वो हर बंदे की घरों में, इस तरह की गांव देहात में तो बहुत कॉमन है ऐसी तस्वीर बनानी और स्मार्टफोन्स के थ्रू ये वो। बात यह है कि उन तस्वीरों को किस रंग में डाला जा रहा था और लोग कितना एंक्शियस थे कि व्हाट नेक्स्ट, और फिर इस तरह की कैप्शन थी कि और भी बहुत कुछ देखने में आएगा। उस पर बहुत फ़ौरन से मीम्स भी बन गई और फ़ौरन से जो है वो चीज़ बुरी तरह से स्प्रेड भी हुई, मुझे भी देखने में मिली। तो हमारा तो ओवरऑल जो एज सोसाइटी जो है वो दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग कि इसका मतलब है कि हम लोग किसी भी इंसान को जब भी डिग्रेड किया जा रहा था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज़ छुपी हुई है कि हम बड़े खुश होते हैं। हम जो इस तरह की नेगेटिविटी जो जनरेट की जाती है हम उसे कंडम नहीं करते हैं, बल्कि हम वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा अब फलाने बंदे की कब आएगी, अब दूसरा बंदा किस तरह से खज्जल होगा, जलील होगा सोसाइटी में, दूसरा बंदा किस तरह से परेशान किया जाए उसको ना। तो ये हमारा माइंडसेट है ओवरऑल सोसाइटी का। और फिर इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे अभी आपने कहा ना कि उसने साल कितनी मेहनत की होगी, जीरो से एक बंदे ने स्टार्ट लिया, और उसके बाद कितनी चीज़ें हैं जो उसने यूथ के लिए बगैर किसी लालच के डिलीवर भी की, और बच्चों के अंदर फैन फॉलोइंग का लेवल बताता है कि इंसान ने कितनी एफर्ट मारी, वो सबके सब पीछे चली जाती हैं। आप कितना भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जनरली पब्लिक में जाके कंट्रीब्यूट करें, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक जो कि आपकी भी नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें थ्रू उन्होंने फ़ोन चेक कराया या किसी को दिया होगा, तो आप बेसिकली उस माइंडसेट पे देखें, उस बंदे के बारे में सोचें जिसके वो नज़र से गुजरी, तो उसने किस तरह उस चीज़ को वायरल किया ना। तो हमारी सोसाइटी में तो देखिए मर्द की तस्वीर के बारे में क्या एक सोच आई, क्या रवैया देखने को मिला। खवातीन के बारे में तो फिर हम बाद में बात करें। खवातीन की यकीनी तौर पर जो परसेंटेज है उनको ब्लैकमेल करने की या प्राइवेसी इस तरह से वो ब्रीच करने की, वो उसकी जो परसेंटेज है, शरह जो है वो यकीनी तौर पर ज़्यादा हमें मिलती है। 73% बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल सही नंबर बताया। सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। सलमान साहब बताइएगा, कासिम अली शाह साहब का जो वीडियो वजाहती पैगाम भी सामने आया है, उसमें उन्होंने सारी बात की क्लियरेंस भी दे दी है। मुझे ये बताइएगा कि क्या जिस शख्स ने ये तस्वीर लीक की है, क्या वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है, उनको किसी किस्म की डिमांड भी की जा रही है? बुनियादी तौर पे जो सोशल मीडिया है उसको आजकल एक मुखालफिन के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पाकिस्तान से बाहर भी हो रहा है। इसमें ब्लैकमेलिंग का अंसर भी होता है, और अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए आप एक दूसरे को धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं, उनको खौफजदा करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंगेज होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करने की कोशिश करते हैं।
असल में इसके पीछे मकसद ये होता है कि जब एक शख्स जो है वो एक पॉपुलैरिटी के तौर पर अपने आप को बिल्ड कर रहा होता है, तो यकीनी तौर पे उसके अपने सेक्टर के अंदर से भी बहुत से मुखालफिन पैदा हो जाते हैं जो ये देखते हैं कि ये बंदा क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, तो इसको कैसे नीचे लेट डाउन किया जाए। अब तक का जो इस वक्त मवाद आया है कासिम अली शाह साहब के खिलाफ, उसमें तो कोई एविडेंस नहीं है खास, मासवाए उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरों के हवाले से। अगरचे कहा गया था कि कुछ नई वीडियो आएंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है ताकि उनको टारगेट किया जाए और उस टारगेट को करके उनको बदनाम किया जाए, उससे खास मकसद हासिल किया जाए। और ये बड़ी बदकिस्मती है, सिर्फ कासिम अली शाह साहब ही नहीं, यानी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो नौजवान है वो इस काम को एक इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय इसका नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर गया है, और नेगेटिव तरीकों से हम लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं। कभी खवातीन की इज्जतों पे हाथ डाला जाता है, कभी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, कभी उन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इसी तरह से अफराद के ऊपर भी, मर्दों के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। तो मैं तो इसको ये समझता हूँ इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह जो हमें समझनी चाहिए, हमारे तालीमी निज़ाम में सोशल मीडिया को बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता, इसकी कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, इसके कोई कवानीन ऐसे नहीं है साइबर क्लॉस के हवाले से, साइबर पॉलिसीज के हवाले से, साइबर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में कि लोगों को ये एजुकेट किया जाए कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको कैसे इस्तेमाल करें और कौन से वो रेड लाइन एरिया जो आपको क्रॉस नहीं करनी किसी की नेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में। अब होना तो असूली तौर पे ये चाहिए कि जो लोग भी इस पूरी मुहिम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, उनको चेक एंड बैलेंस में लाया जाए और उनको अकाउंटेबल किया जाए कि बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो पेश करें, अदरवाइज ये प्रोपेगेंडा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे कवानीन इन चीजों के ऊपर रोकथाम नहीं करेंगे तो ये तो देखिए इतनी तेजी से बढ़ जाएगा, कल किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। आप जिसके खिलाफ मर्जी बिल्कुल आपने बोला जिस तरह का वक्त चल रहा है शायद तमाम लोगों को बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। आप मुझे बताइएगा, आपकी भी जनाब कासिम अली शाह साहब से बात हुई होगी, गुफ्तगू हुई होगी इस मौजू पर। इस तरह से यकीनी तौर पर फैमिली भी ट्रॉमा में होती है जब लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं और एक किस्म की बदनामी भी हो रही होती है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, तो एक जहनी कोफ्त से ना सिर्फ उस शख्स को बल्कि उसके खानदान को भी गुजरना पड़ता है। इस वक्त जनाब कासिम अली शाह साहब की फैमिली क्या किसी ट्रॉमा से भी गुजर रही है या किस तरीके से देख रही है इस पूरे मामले को? लाजमी बात है, देखिए ना, ये एक पर्सनल लाइफ के अंदर जब आप झांकते हैं और पर्सनल लाइफ के अंदर जब आप उनको चैलेंज करते हैं तो उनकी जो निजी लाइफ है वो तो मुतासिर होगी। उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनकी वालदा वालदैन है, बहन भाई हैं, फिर सोसाइटी में उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, तो आप उनको एक ज़हनी अजियत से तो दो चार करते हैं। आप कितने लोगों को जस्टिफिकेशन देंगे, कितने लोगों को कहेंगे कि ये जो है ना वीडियो जाली है, तस्वीर जाली है, इनके पीछे मकसद कुछ और है। आपका काम सिर्फ वजाहतें देना रह जाएगा। और सोशल मीडिया में आपको पता है, हमारे अखबारात में भी, टीवी में खबर तो इतनी बड़ी उठा दी जाती है, उसकी तरतीब बहुत छोटी होती है। तो यकीनी तौर पे कासिम अली शाह साहब या इस तरह के और बहुत से लोग इस तरह की जब एक्टिविटीज होती हैं तो एक ज़हनी कैफियत से तो उनको अज़ियत से गुजरना पड़ता है। लेकिन वजह वही है, मैं कह रहा हूँ कि इसका तरीका कार ये है कि आप अपने सोशल मीडिया के कवानीन को सख्त करें, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक करें, उसको अकाउंटेबल करें, उसे ट्रांसपेरेंट करें कि ताकि कोई भी फर्द जो है किसी के खिलाफ भी इसको नेगेटिव टूल के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके सोशल मीडिया को। जनाब बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए और आप शामिल गुफ्तगू हुए। जनाब ब्रेक के जानिब बढ़ेंगे प्रोग्राम में और इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ इन स्टूडियोज भी हैं, जहारा साहिबा भी हैं और नजम मजारी साहब भी हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहते हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब कासिम अली शाह साहब की जो 3 तस्वीर, उनके घर की तस्वीर जो लीक हुई हैं या जो मंजरें यहाँ पर आई हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है और साथ साथ ये भी सवालात उठ रहे हैं कि जो शख्स साइबर क्राइम में मुलविस होता है, क्या ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं, क्या ऐसे लोगों से मुतल्लिक कोई सज़ा भी तयन की गई है या खुलेआम लोग दूसरों की जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच करते रहेंगे, उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे और लोगों को ज़हनी कोफ्त में मुब्तला करते रहेंगे। नजम मजारी साहब भी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ हैं इन कॉन्वर्सेशन। नजम साहब, जो नामवर शख्सियात होती हैं, क्या चांसेस ज़्यादा होता है कि उनकी प्राइवेसी को इस तरह से डिस्टर्ब किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस बात की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है,
और जिसने भी ये इकदाम किया है, जिसने भी, कि अगर वो मुझे सुन रहा हो तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह उसको हिदायत दे कि उसने जो है इतना एक बुरा जो है उन्होंने एक्टिविटी की है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे जो हल्का अहबाब में लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि अगर आपके पास किसी भी शख्स के मुतालिक कोई भी वीडियो या पिक्चर आ रही है और आप उस बुराई में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जैसे कुर्बानी में हिस्सा डाला जाता है ना, तो लोग आजकल अपनी बुराइयों में हिस्सा डाल रहे हैं कि जी मेरे पास एक बुरी चीज़ है, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप 10 लोगों को मजीद फॉरवर्ड करें ताकि आप भी उस बुराई का हिस्सा बने, ताकि जानू में आपका भी जो है ना वो 2 कनाल का प्लाट बन जाए, ठीक है, वो भी कॉर्नर वाला। तो ये भी ज़रा लोगों को ज़रा थोड़ा एहतियात करना चाहिए, मोहतात करना चाहिए कि जी ज़रा बुराई में अपना हिस्सा ना डालें। अगर आपको किसी शख्स के मुतालिक भी कोई भी तस्वीर आई है या कोई भी वीडियो आई है, ठीक है, वो आप उसने इसको बिल्कुल शेयर नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तस्वीर देखा जाए कोई ऐसी कोई नाजेबा पिक्चर है तो नहीं कि शाह साहब की जो आप जिस पे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो हंगामा होना चाहिए, और अगर सोच लें समझ लें कि अगर कुछ आ भी गया तो इसमें लोगों का क्या, उसमें आप जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो जितना वो शख्स है जिसने चीज़ें आउट की हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी आपका क्या कंसर्न है भाई? उनका आपका उनकी ज़िंदगी में उनका क्या क्या रोल है, क्या उन्होंने आपके साथ कोई बुराई की है? ये अच्छा, मैं सिर्फ ये शाह साहब की अपनी बात कर रहा हूँ, कोई भी शख्स हो सकता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें देखनी चाहिए कि यार ये वो आपके उस्तादों के भी उस्ताद है। सर कासिम अली शाह साहब एक आम इंसान नहीं है, वो एक उस्ताद है। 70-80 साल के लोगों को मैंने सर कासिम अली शाह साहब के हाथ चूमते हुए देखा है, यानी कि वो टीचर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं, वो हमारे उस्तादों के भी उस्ताद हैं। तो कम से कम उनके साथ तो ये रवैया ना किया जाए, ठीक है। वो आपने कम से कम ये तो सोचें कि यार किसी उस्ताद के टीचर की पिक है, ठीक है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जब तक मेरा उस्ताद जिंदा था मैं कभी उनके घर की तरफ पाँव करके नहीं सोया। मतलब उस्तादों का ये एहतराम हुआ करता था कि उनको पता था जैसे हम किबले की तरफ पाँव करके नहीं सोते थे, तो इस तरह इमाम अबू हनीफा अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव करके नहीं सोते थे कि यार सामने मेरे उस्ताद का घर है, ठीक है। पहले ज़माने में ये हुआ करता था, उस्ताद कहीं बैठा करते थे तो उनके जूते उठा के चूमा करते थे, यानी कि उस्तादों का ये एहतराम हुआ करता था। और हमारी माशरा, हमारे सोसाइटी उस्ताद के एहतराम के बगैर हम ग्रो कर ही नहीं सकते। इस चीज़ को तो हमें मानना पड़ेगा कि उस्ताद का अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। लोग पूछते हैं कि जी हम पीछे रह गए, हमारा मुल्क पीछे रह गया, तो भाई यही तो वजह। आपके पास एक उस्ताद की पिक्चर आ रही है और आप उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम ग्रो करेंगे, तो आप कैसे इसको ग्रो करेंगे इस मुल्क को? ये छोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर जो बड़ी शख्सियात जो कि नामवर शख्सियात इसकी जद में आती हैं, और ये जनाब कासिम अली शाह साहब से कोई पहला मतलब कि नामवर शख्सियात की अगर बात की जाए और उस फहरिस्त की बात की जाए तो ये कोई पहली शख्सियत नहीं है जिनके साथ ये हुआ। इससे पहले माजी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीर, जिनकी वीडियोज लीक की गई, मंजर आम पर लाई गई। हमें समझना पड़ेगा कि ये एक कुछ छोटी बात नहीं है, ये एक जुर्म है, एक घिनौना जुर्म है, ये एक क्राइम में आता है। अच्छा, कई दफा हम भी लापरवाही कर देते हैं, हम भी कई दफा बेएहतियाती का मुजाहिरा कर लेते हैं। देखिए हमारे भी तो ठीक है, एक इंसान है, इंसान है, गलतियों खताओं का पुतला है, तो हमें भी अपने जो पर्सनल जो चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, इस तरह के जो मामला हैं, उनको ज़रा अपने पास सिक्योर करना चाहिए, उनको हमेशा पासवर्ड लगा के रखना चाहिए ताकि कोई भी शरारती इंसान अगर आपके पास है तो उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। और जैसे मैं दोबारा उस बात को रिपीट करूँ कि अगर एक इंसान से हो भी गई गलती है, उसने फ़ोन रख लिया, कि किसी ना के ले लिया, तो हम उसको कम से कम तो ना फैलाए ना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, बुराई फैल रही है, तो बुराई कौन फैला कौन रहा है? आप हम जैसे लोग ही तो हम उसको शेयर कर रहे हैं, लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस चीज़ से खुदारा बचे, इस तरह की कोई भी बुराई हो, चीज़ें हो, आज उनकी है, कल माँ बहन बेटी की भी पिक्चर इस तरह जा सकती है, किसी की भी हो सकती है, हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। और हमारे तो अहकामात भी है ना कि आप आज किसी की पर्दादारी करोगे तो कल आपकी पर्दादारी अल्लाह खुदा फरमाएगा। जहारा साहिबा 2020 में एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक FIA जो हेल्पलाइन में आने वाली जो शिकायत हैं उसमें जो तकरीबन 70% इजाफे के बारे में बताया जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप माहिर नफ्सियात भी हैं, डायरेक्टली डील भी करती हैं बहुत सारी चीज़ों को, कि बहुत सारे लोग इन मामलात की वजह से जिनकी तस्वीर या जिनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान भी उसमें ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट्स हुए, और बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट्स नहीं हुए जिसकी रीज़न यही थी कि उन बच्चों की जो तस्वीर थी वो लीक हुई, ब्लैकमेल किया गया, उनको बच्चियों को ब्लैकमेल किया गया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके घर वालों को भिजवाएंगी जो कि बच्चे कोप अप नहीं कर पाए और वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके। अब जिस तरह अगर हम कासिम अली शाह का देखें तो उन्होंने, क्योंकि वी ऑल नो हिम ना, मैं तो बड़ा पुराना हमारा एक ताल्लुक है तो उसमें तो हमने, मैं जानती हूँ कि नहीं, एक इट वाज जस्ट एक जर्नल एक थी,
बच्चे जो कुछ जिनको आप पब्लिकली इतना जान भी नहीं रहे होते हैं, टीचर्स को नहीं पता होता कि इस बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है, उस बच्चे के घर में या बच्ची के घर में जब ऐसी चीज़ जाती है तो फिर डेफिनेटली एंग्जाइटी और स्ट्रेस डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई होता है। और बच्चों को फिर ये फील होता है, कुछ ऐसे होते हैं वल्नरेबल जिनको हम कहते हैं विक्टिम्स होते हैं, जिनको ये लगता है कि अब हम कोप अप नहीं कर पाएंगे, अब हम इस सिचुएशन को डील नहीं कर सकते। फिर पेरेंट्स ब्लेम गेम भी कर रहे होते हैं कि तुम हो ही गलत, तुम्हारी अब कोई जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो इसी वजह से तो सुसाइडल जो रेशियो है अटेम्प्ट्स की वो बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, सेकंड जो बात है नबिया वो ये कि देखें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन नॉर्मली भी हमारी सोसाइटी में बढ़ गया है ओवरऑल भी। आप देखें ना तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं मेरे पास उनका डिप्रेशन में, चाइल्ड डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसके ऊपर जब इस तरह का कोई एक्ट होता है और सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, तो जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ट्रस्ट किया होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये सब ट्रस्ट का इशू है। चलें, अब ये तो एक फैमिली पिक्चर्स थी ना जो कि किसी उस पर रिपेयरिंग शॉप से या किसी भी थ्रू से लीक हो गई, या किसी दोस्त को नॉर्मली भी बंदा भेज देता है, आप आराम से घर बैठे हैं एंड यू आर कॉलिंग मी कि यार वो तुमने जो नया LED लिया था, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये लो जी कैमरा ऑन करें, क्योंकि गैजेट्स इन आवर हैंड ना, और मैं कहती हूँ ये ले नबीहा यार अच्छा, ये मैंने बिल्कुल लिया। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आजकल का दौर इस तरह का है कि मेरे ख्याल से हमें किसी को अगर हम मैसेज भी कर रहे हैं और हमारी बहुत दोस्ती यारी भी है किसी के साथ, तो मेरे ख्याल से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। कल को क्या पता अगर आपके मामला ख़राब हुए, कल को उसी चैट का स्क्रीनशॉट पता नहीं किस तरीके से सामने लाया जाए। स्पेशली वो लोग जो कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, जो दूसरों के लिए मोटिवेशन है, या जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, या जो नामवर शख्सियात है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि किसी के भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि आपका कोई वीक पॉइंट उनके हाथ में लगे, तो हमें जो है वो कहीं पर लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना है। और ऐसे लोग जो कि साइबर क्राइम में मुलव्विस होते हैं उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि लोग किसी का अकाउंट हैक करने से पहले या किसी की तस्वीर लीक करने से पहले 10 मरतबा सोचें। ज़रूर प्रोग्राम में बढ़ेंगे जनाब एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद सेगमेंट जनाब आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिलहाल हमारे जो मेहमान हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक की जानिब बढ़े जनाब, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद, खासकर उनको जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। और एक सवाल ज़रा पूछिएगा आप तमाम लोग अपने आप से कि हमारे जो पाँव हैं वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ख्याल इन द सेंस कि आप देखें कि हमारी पूरी जो बॉडी को जो वज़न को मेंटेन किए हुए है, या जो हमारी बॉडी का जो वज़न है वो हमारे पैर जनाब उठाए हुए हैं, लेकिन पैरों के कंफर्ट का हम हरगिज़ ख्याल नहीं रखते हैं। और ख़वातीन की अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग मी, तो शायद मैं भी उनमें शामिल होंगी कि हम फैशन करने के लिए हम एक ऐसे जूते का इंतखाब कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो या हमारे जो पैर हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी अगर फंक्शन से वापस आते हैं, या किसी अगर आप इवेंट से वापस आते हैं, या ऑफिस से अगर आप वापस जाते हैं, तो आपके पैर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। पैरों के दुखने की वजह से आपकी जो ये लोअर पार्ट है, जो आपकी लेग्स हैं, वो भी पेन में जाती हैं और आप मुसलसल थकावट का शिकार रहते हैं। लेकिन हम में से शायद बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि हमने गलत जूते का इस्तेमाल किया, इसलिए ही हम थकावट का शिकार हैं। तो आज जनाब हम आपको ज़रूर बताएंगे हमारे प्रोग्राम में कि जूते का इंतखाब करते वक्त हम कौन सी गलतियाँ कर लेते हैं, और किस तरह का जूता जनाब होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, आपको पैर की तकलीफ ना हो, ताकि आप थकावट का भी शिकार ना हो। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इन स्टूडियो जनाब, शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट मरियम नईम साहिबा। मरियम, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा एक अच्छा जूता क्या होता है या कैसा होना चाहिए? एक अच्छा जूता, अच्छा अब उसकी ये है कि जो भी एक अच्छा शू है उसको ये होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो। जो भी एक अच्छा शू है, अच्छे शू की हम डेफिनेशन ये चीज़ लेते हैं कि वो शू जो आपको प्रॉपर वेट बेरिंग और प्रॉपर प्रेशर आपके पूरे पाँव में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। आगे से वो जो शू है, अब वो जो शू है जो आगे से वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, वो लूजन अप हो। मतलब हमारे पास इस आजकल बहुत हील्स चल रही हैं जो इनको हम कोन हील्स कहते हैं कि आगे से वो कोन शेप बनी हुई होती हैं।
तो जितना उस तरीके के शूज़ अनकंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, जितनी हाई हील आप शू पहनेंगे वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। शेप्स आपने बताया जिनको हम कोट शूज भी कहते हैं, बिल्कुल। ये हम बहुत कॉमन है और इन ट्रेंड भी है। ख़वातीन की वार्डरोब में मेरे ख्याल से ये बड़ी तादाद में हर कलर में ये वाले जूते मिलते हैं। ये आपको अगर आपने पहनने भी तो तकरीबन कितनी देर के लिए हम ये वाले जूते पहन सकते हैं? अगर आपके पहनने देखें, एक अभी रिसेंट स्टडी कंडक्ट हुई, उसमें था कि 31% फीमेल्स हैं जो कि रोज़ लाइक दे हैव टू वेयर द शूज़ ऑन देयर वर्क प्लेस। अब उनके लिए ये है कि दे हैव टू वेयर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। हम इन जूतों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो है ये कोन हील्स हैं। तो ये आप पहने, ऑलमोस्ट आपने हाफ एन आवर पहना। हाफ एन आवर पहनने के बाद रिसर्चेस ये कहती हैं और जो रिकमेंडेशंस आई हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की, तो वो ये कह रही हैं कि आप शू पहने, उसके बाद रिमूव द शू और अपने पाँव को स्ट्रेचेस दें। द स्ट्रेचेस इज़ लाइक कि अपना आपको जो फुट है उसको आप अपनी तरफ लेके जाएं, ये आपको स्ट्रेच मिलेगा पीछे सारे काफ मसल्स में। और फिर आप उसको दोबारा से नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में करें, फिर आप उसको स्ट्रेच दें और फिर न्यूट्रल पोजीशन में करें। तो ये चीज़ है, इट्स वेरी इफेक्टिव, इट्स वेरी बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा इसके पोटेंशियल बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिले हैं। अच्छा मरियम, ख़वातीन की बात हो, उनकी फ़ैशन की बात हो, उनके ट्रेंड्स की बात हो, तो जनाब हील्स जो हैं, लॉन्ग हील्स जो हैं, वो ख़वातीन की फेवरेट होती हैं। और लॉन्ग हील्स के बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं कि ये आपकी पोस्चर को भी डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपसे आज जानना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। बिल्कुल ये चीज़ 101% लाइक फैक्ट है कि वो आपका पोस्चर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। तकरीबन दिन में कितने घंटे अगर हम हील पहनते हैं तो वो हमारे पोस्चर को फिर मुतासर करती हैं? आप ऑलमोस्ट 10 to 12 hours 10 to 12 hours wearing it for continuously, तो आपका वो पोस्चर बहुत बुरा अफेक्ट होता है। और लेटर स्टेजेस में ये स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, द डिस्क स्लिपेज, क्योंकि सारा जो आपका वेट है वो आपकी लंबर वर्टिब्रा पे आ रहा है जो कि सारा वेट बेयर करती हैं। तो उसकी वजह से आगे फर्दर जाके, मैं ये नहीं कहती कि इफ़ यू आर वेयरिंग हील्स फॉर 1 month एंड आफ्टर 1 month यू विल हैव डिस्क स्लिप, आपका कुछ टाइम बाद जाके डिस्क स्लिपेज प्रॉब्लम आ जाती है इन योर लेट 30s, इन अर्ली 40s। और फीमेल्स में अब ये जाके चीज़ बहुत कॉमन रिपोर्ट की जा रही है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ वेयरिंग हाई हील्स। हाई हील्स में भी ये है कि इफ़ यू आर वेयरिंग हील ऑफ 1 inch और 2 inch तो इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन 2 inch से ज़्यादा की अगर आप हील पहन रहे हैं तो वो इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारी अगर जूते कंफर्टेबल नहीं हैं या अगर हम बहुत ज़्यादा हील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी जो कमर की दर्द है वो भी उससे निकल सकती है, या हमारा पोस्चर जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है? बहुत ज़्यादा। हम पोस्चर को जो लेके चलते हैं, हम वो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर फीट टिल योर बैक, तो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फीट में आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं उनके पाँव के पास एक आउटग्रोथ बन जाती है जिसको हम बनियन कहते हैं, वो आउटग्रोथ हो जाती है। उसके बाद जब भी आप अपनी शू को उतारते हैं तो पूरी बॉडी एक सा आपको हो रही होती है। लाइक आप फंक्शंस में भी अगर हील्स पहन के जा रहे हैं फॉर 3 to 4 hours तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद मरियम, एक और बड़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि आजकल लोग बड़े फिटनेस कॉन्शियस भी हो गए हैं, बड़े समझदार भी हो गए हैं, उनको अपना वजन भी कम करना आता है। तो हमारे पार्क्स वगैरह में मैं देखती हूँ कि बड़ा हुजूम लगा रहता है, बड़ा रश लगा रहता है, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन हम अगर एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं तो हम दूसरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग प्रॉपर जॉगर्स नहीं पहनते हैं और नॉर्मल चप्पल पहनकर या नॉर्मल कोलापुरी पहनकर या खुस्सा पहनकर भी ख़वातीन अक्सर वॉक करने जा रही होती हैं। इट्स वेरी बैड। ये चीज़ है कि आप अपनी बॉडी बायोमैकेनिक्स के साथ ना को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और फर्दर जाके फीमेल्स जो हैं अर्ली 40s में उनको नी का पेन स्टार्ट हो गया, बैक एक स्टार्ट हो गया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि आपका फुटवेयर ठीक नहीं है। आप अपने अर्ली 20s में से चीज़ों को ख़राब करना स्टार्ट करते हो, देन इन 30s आपको वो प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू होती हैं। बहुत सी फीमेल्स हैं वॉक भी करेंगी तो दे डोंट वॉक ऑन प्रॉपर ट्रैक जो बने हुए होते हैं पार्क्स में ट्रैक, दे आदर वॉक ऑन द रोड्स और या फिर ग्रास पे वॉक कर रही होती हैं। तो ये चीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है क्योंकि आपका जो लोड है, जो प्रेशर है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पूरे फीट में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज टिल योर हील, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और जब एक ही जगह पे वेट कंटिन्यूस वेट होता जा रहा है तो उसके बाद फर्दर जाके आपने चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि आप हल्का सा चल रहे हैं एंड यू आर रिपोर्टिंग कि मुझे चलते चलते पाँव मुड़ा और फ्रैक्चर हो गया।
ये चीज़ बहुत कॉमन है, बिकॉज एक जगह पर्टिकुलर लोड पड़ रहा है और फीमेल्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है। अच्छा, चूँकि गर्मियाँ हैं, अभी धो के जाने वाली हैं, 2 महीने रह गए, लेकिन गर्मियों में जो बंद जूते हैं वो किस तरह से मुतासिर करते हैं? यकीनी तौर पर थकावट का शिकार भी हम ज़्यादा होते होंगे। गर्मियों में किस तरह के जूतों का इंतखाब करना चाहिए? गर्मियों में जब भी आप शू पहने, जिस तरह सर्दियों में तो हमने पम्प्स पहन लिए, हमने जॉगर्स पहन लिए, जॉगर्स की कुशनिंग ज़्यादा करवा ली और चीज़ें बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं। गर्मियों में आप शू पहने, बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको हील पेन है, जिनको वो ये कंप्लेन करती हैं कि हमें पाँव के पूरे नीचे पेन होते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो 1 इंच से भी कम की जो इंच हील होती है वो वाली पहने, और जो शू जो है वो बहुत बंद जूते ना पहने, आप खुले जूते पहने कि जिसकी वजह से अभी जिस हम लोगों ने देखा भी कि जो बहुत ज़्यादा आगे से वेज शेप शूज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा जो कोन शेप शूज़ होते हैं, आप उसको अवॉइड करें। आप थोड़ा सा फुटवेयर ऐसा अपना रखें कि वो आगे से ओपन भी हो और थोड़ी सी हील हल्की अच्छा सी। मरियम, जाने से पहले मैं ये भी बात करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के जो स्कूल शूज़ हैं हमें उसके मुतालिक भी पेरेंट्स को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लास्ट कमेंट। वाकई में बच्चों की शूज़ की, क्योंकि उन्की एक्टिविटी ऐसी होती है, उन्होंने भागना भी है, उन्होंने सब कुछ करना है। एंड आई थिंक द मोस्ट कॉम्प्रोमाइज थिंग इज दैट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चों के लिए जो शू बेसिकली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, टो बॉक्स। टो बॉक्स इज बेसिकली कि आपकी विड्थ कितनी है आगे से, तो टो बॉक्स जो विड्थ लाइक योर टो बॉक्स और जो आपकी हील की विड्थ है, इट शुड बी सेम। अगर आप वो वाला शू यूज़ कर रहे हैं तो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर योर चाइल्ड। और फीमेल्स में भी और जो बच्चों की भी शूज़ हैं उनमें इतनी सी भी हील सॉर्ट ऑफ होती है, तो इट्स कंफर्टेबल। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जनाब। अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब। इट्स अ हेडलाइन ब्रेक। अगर आपको कोई चाय या पानी का इंतज़ाम करना है या ब्रेकफास्ट करना है तो आप बिल्कुल ईजी होकर जा सकते हैं। 11 बजे की हेडलाइन ब्रेक्स के बाद हम कुछ नए सेगमेंट्स लेकर हाजिर होंगे और जनाब साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन जनाब इन प्रोग्राम इन नियो पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहते हैं और आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे यंग टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिनसे मुलाकात करके, जिनके बारे में जानकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और आई एम श्योर कि आपका सर भी, मेरे पाकिस्तान का सर भी जो है वो फ़ख्र से मज़ीद बुलंद हो जाएगा। और जनाब ये वही कहा जाए अगर कि ये वही नौजवान हैं जो सही मानों में इकबाल के शाहीन हैं, जो कि सितारों पर कमन डालते हैं और जिनके बारे में अलावा भी फरमाते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। जनाब मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इन नियो पाकिस्तान सैयद अमाद अली, जो कि स्क्रैबल प्लेयर हैं। कराची से अमाद का ताल्लुक है और अमाद ने कराची में होने वाले वर्ल्ड इंग्लिश स्क्रैबल प्लेयर एसोसिएशन वेस्पा की यूथ कप का टाइटल फाइनल अपने नाम किया है, जीत लिया। और इसके साथ साथ इनकी अचीवमेंट में मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जनाब दुनिया के वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये टाइटल 2 मरतबा अपने नाम किया है। तो फिर क्यों ना हो पाकिस्तान का नाम रोशन, क्यों ना हो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद। अमान, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत मुबारक हो और आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ज़रा इस गेम के बारे में, स्क्रैबल चूँकि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर गेम नहीं है, इट्स अ वर्चुअल गेम, मैं चाहूँगी कि आप पहले हमें थोड़ा सा इस गेम के बारे में बताओ। जी, स्क्रैबल बेसिकली गेम होता है अल्फाजों का। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स देते हैं, फिर आप उसको मिला के वर्ड्स बनाते हैं और इन वर्ड्स का स्कोर मिलता है आपको, जिससे सबसे ज़्यादा स्कोर होगा एंड में वो जीतते हैं। और पाकिस्तान में स्क्रैबल का स्कोप पहले इतना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने काफ़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉपुलैरिटी हो गई स्क्रैबल की। और हर साल इंटर स्कूल चैम्पियनशिप होती है। इस साल नहीं हुई क्योंकि कोविड था, तो उसमें भी अराउंड 2000 प्लेयर्स तक आते हैं। अच्छा अमाद, कितना टाइम लगता है इस गेम का जो दौरानिया है वो कितनी देर का होता है और कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना माइंड आपको इसके साथ इन्वॉल्व रखना पड़ता है, इसकी क्या तैयारी होती है, मैं जानना चाहूँगी।
ये गेम 50 मिनट्स का होता है और हर प्लेयर के पास 25 मिनट होते हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है, उसके लिए मेहनत तो काफ़ी करनी होती है। जैसे मुझे शुरू में रीडिंग का शौक था, उससे भी काफ़ी मदद हुई क्योंकि इंग्लिश का गेम है। और इसके अलावा पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने मेरी हेल्प करी, ग्रूम करा, बताया किस तरह बेहतर खेलते हैं। और कोचेस दिए वसीम खदरी, मुइज़ बेग, उन्होंने बताया कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किस तरह आप वर्ड बना सकते हैं, सीखते कैसे ऑनलाइन सोफे की थ्रू, और इस तरह मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, जब टाइटल आपने अपने नाम किया तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? और आपने तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार टाइटल अपने नाम किया है मात। जी जी, फीलिंग्स तो अच्छी होती हैं क्योंकि इसके कब के लिए मेहनत करी थी 2 महीनों से, तो जब भी मेहनत का सिला मिलता है तो खुशी होती है। अच्छा अमाद, ये खेल भी जो है वो वर्चुअल तरीके से ये प्ले किया जाता है, तो थोड़ा सा हमें इस बारे में भी बताओ। जी, ये कोविड की वजह से वर्चुअल हो रहा है, यानी ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उस पर खेलते हैं, गूगल्स नाम है। और ये है कि ऑर्गेनाइज ऑनलाइन हुआ, तो हमारी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी जॉब की कि हमारे लिए आसानी करें, जो भी प्रॉब्लम्स आई वो सॉल्व करी और बेहतरीन तरीके से चैम्पियनशिप का वो इंतज़ाम। अच्छा, कहाँ से लोग पार्टिसिपेट करते रहे इस गेम में? कहाँ से, कौन सी कंट्री से जो है वो पार्टिसिपेंट्स थे? और साथ साथ जब इंडिया की बात हो जाए और फिर कोई भी गेम हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारा जज्बा वैसे ही बढ़ जाता है। तो इंडियन प्लेयर भी थे जनाब आपके मद्दे मुकाबिल, हमें पता चला है। जी जी, अराउंड 15 कंट्रीज थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी। और जहाँ तक इंडिया की बात है, वो दूसरे नंबर पे फिनिश करें तो खुशी तो होती है कि वो उनसे ऊपर ही है। अमाद, ये बताओ हमें कि जो लोग अभी, बहुत सारे लोग अभी आपको जो देख रहे होंगे, यंगस्टर्स जो आपकी एज के होंगे, वो भी यकीनन इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स दोगे? टिप्स यही कि जो भी आप खेलें, जो भी कुछ करें, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टैलेंट तो है, वो सब में ही होता है, लेकिन मेहनत से ही आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा अमाद, कौन सी चीज़ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए? ये टिप्स में आपसे पूछ रही हूँ, जिस पर बड़ी ग्रिप होनी चाहिए, फिर भाई आपको कोई मात नहीं दे सकता इस गेम में, वो क्या टिप है जनाब? टिप्स तो यही है कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग हो, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी है, एक टैलेंट होता है कि आप वर्ड स्पॉट कैसे करते हैं, क्योंकि वर्ड्स आते हैं लेकिन स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वोकैबुलरी अच्छी हो, वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए रीडिंग बहुत करनी पड़ती है, मुतालिया बहुत करना पड़ेगा। जी, रीडिंग भी होती है, रीडिंग से ही शुरू होता है, जिसकी रीडिंग होगी वो ऑब्वियसली बेहतर खेलेगा। तो अमाद, कोई खास तरह की इसकी तैयारी के लिए, प्रेप्स के लिए क्या कोई किताबें भी होती हैं जिसमें आपको न्यू वर्ड्स वगैरह जिनकी लर्निंग होती है, या नॉर्मल जो मुतालिया है किताबों का वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है? नॉर्मल भी काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि वर्ड्स तो वही हैं, वो उन्हीं से खेलना होता है। और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको गेम में दिखें। अच्छा अमाद, डिक्शनरी का इस्तेमाल भी इसमें करना पड़ता है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ लोग डिक्शनरी अपने पास स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं। हमारे वक्तों में डिक्शनरी बड़ी मस्ट हुआ करती थी व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग। अभी चूंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और गैजेट्स हैं तो शायद हम देखते भी नहीं है। तो जब आप बुक रीडिंग कर रहे हैं और डिक्शनरी का होना कितना ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस गेम में अपना? पहले होती थी डिक्शनरी काफ़ी ज़रूरत, क्योंकि इतनी वो नहीं थी एडवांस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे इतने। तो अब तो काफ़ी आसान है, आप ऑनलाइन कहीं भी वर्ड सर्च करें, आपको मीनिंग पता चल जाती है। तो आज के ज़माने में इतनी ज़रूरी नहीं है।
अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और हम उम्मीद करते हैं अमाद कि आप नेक्स्ट ईयर भी जो है वो इसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और तीसरी मर्तबा आप जनाब ये टाइटल अपने नाम करेंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है आपसे। थैंक यू सो मच अमाद फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। और इसके साथ ही जनाब बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मीनारे पाकिस्तान पर होने वाला इंसिडेंट अभी तक जनाब खबरों में है और उस हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं ऑन सोशल मीडिया के हमारे जितने भी तारीखी मकामात हैं वहाँ पर अब टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के वीडियो शूट करने पर पाबंदी आयद की जाएगी इंक्लूडिंग पार्क्स। तो जनाब इस हवाले से जो है वो हतमी खबर क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कितनी सच्चाई है इन खबरों में या क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। और जिस तरह से ब्रेक से पहले मैं आप तमाम लोगों को बताकर गई थी कि जो इंसिडेंट हुआ मीनारे पाकिस्तान पर वो अभी भी खबरों की जीनत बना हुआ है। बहुत ही दिल खराश एक वाकया है जिसको हम शायद ही भूल सकेंगे। तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो खबरें ये हैं कि हमारे जितने भी पार्क्स हैं इंक्लूडिंग जो हमारे तारीखी मकामात हैं वहाँ पर जो ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उनके वीडियो शूट करने पर अब पाबंदी आयद होगी। वो वहाँ पर शूट नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर तो काफ़ी चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं उनसे ही जानते हैं कि क्या कदम उठाया जाने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज ईशान राशिद साहब, वाइस चेयरमैन PHA। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताएगा कि ये इक़दाम क्या वाकई उठाने जाया जा रहा है? तमाम पार्क्स पर क्या तारीखी मकामात पर अब पाबंदी आयद होगी तस्वीर और वीडियो शूट करने पर? देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं, आपने कोई बज़ाब्ता कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन ऐसा देखा या आप तक मीडिया तक पहुंचा? यही वो वजह थी जिसकी वजह से हमें कुछ SOPs बनाने पड़ रहे हैं। कतन ऐसी बात नहीं है मीडिया के किसी मीडियम पे, ना सोशल मीडिया पे, ना टिकटॉकर्स पे, ना यूट्यूबर्स पे कोई पाबंदी आयद की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें रिफॉर्म्स के लिए, इस्लाहात के लिए कुछ तजावीज़ सामने रखी गई हैं कि आप ये देखें कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नपीतुली और उसके बाद अपने SOPs जो आपके इदारे के हैं, फिर आपने मुल्की सलामती के हवाले से सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के बात करनी है। तो हम ये चाह रहे थे कि ये जो टिकटॉकर्स हैं, ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये एक क्राइटेरिया इनके लिए बना दिया जाए कि आप करें आज़ादी के साथ, लेकिन आपको इजाज़त उस सूरत में मिलेगी जब आप अपना कंटेंट और अपना स्क्रिप्ट जो है वो अथॉरिटी के साथ शेयर करेंगे। अगर आपने किसी फिल्म का शूट करना है या अगर किसी ड्रामे का शूट करना है प्रॉपर जो कि बड़े लेवल पर होता है, तो उसके लिए अगर आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी तारीखी मकाम पर जा रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ की इंतजामिया को पहले नोटिस में लाया जाता है कि इतने लोगों की टीम आएगी, इतना इक्विपमेंट होगा और ये कंटेंट होगा। क्या इसी तरह से आप कह रहे हैं? बिल्कुल। आप ये देखें कि आप हमारे जो पिछले 1.5 साल की प्रैक्टिस रही क्या थी, आप मोबाइल पकड़ें और आप किसी पे किसी किस्म का भी फतवा दे दें, रियासी इदारों को आप क्या बुरा कहना शुरू कर दें, आप मुल्की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, गैर अखलाकी और मुआशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉजिटिव तजावीज़ है। मैं ये जानना चाह रही, मैं उन SOPs और इस्लाहात के भी मैं आपसे मजीद तफसील लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा, एक जो बेचारा आम शख्स है जो कि महंगी एंटरटेनमेंट या एक्टिविटी या तफरी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेचारा या तो कराची में अगर है तो वो साहिल समंदर तफरी करने जाएगा, अगर वो लाहौर में है तो वो बेचारा किसी पार्क का रुख करेगा। तो ऐसे में एक आम शहरी का यहाँ पर क्या कसूर है? अगर वो वीडियो शूट करना चाह रहा है, वो तस्वीर लेना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ तफरी करना चाह रहे हैं, तो वो बेचारा क्यों पिसे? देखें, आम लोगों पे जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा फुटफॉल तो लाखों में आता है अगर हम मजमूई तौर पे सारे पार्कों का अहाता करें।
तो आम आदमी तो इससे मुतासर नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ये जो फैमिलीज की प्राइवेसी मुतासर होती है, जो पे लोग बाकी डिस्टर्ब होते हैं, बाकायदा कैमरास लेके, और वो फिर 2-3 स्टार्स जो है वो चलते हैं बाजुकात। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिर्फ देखिए, जब रिफॉर्म्स आती हैं तो मुआशरे की बेहतरी के लिए लाई जाती हैं। आप सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ उसी सूरत में बढ़ सकते हैं जब इनफरादी तौर पे हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें। तो आप ये देखें कि यहाँ तक मामला नौबत पहुंची क्यों? क्या ऐसे हालात थे? क्या आप एलानिया तौर पे पहले आप ऐलान करके जाएंगे कि मैं जा रहा हूँ? अच्छा, आपने तो देखा पिछले को 1.5-1 साल में हमारा सबसे बड़ा मीडियम ये बन गया। एड इंसिडेंट्स भी हुए हैं। ये तो एक इंसिडेंट रिसेंटली जो मीनार पाकिस्तान का हुआ या हाईलाइट हुआ। इसके अलावा अगर हम अपनी जान देखें या अपनी सिक्योरिटी देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के स्टंट्स करते हुए अपनी जान को, अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाया है इन पास्ट। आप देखें, वो जानी नुकसान तो किसी एक फर्द का हो सकता है ना, जो मजमूई तौर पे मुआशरा अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, जो मुआशरे में तवाज़न बिगड़ रहा है, जो इहलाकियात में हम बड़ा पस्ती की तरफ चल पड़े हैं, क्या ये उससे ज्यादा अहम नहीं है? आई एम श्योर ये खबर सुन के जितने भी मेरे बेचारे जो टिकटॉकर्स बहन भाई हैं वो बेचारे तशवीश में मुब्तला हो चुके होंगे, परेशान हो गए बहुत खुश होना चाहिए। मुझे ये बता दीजिएगा, ये सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या तरीका कार है, क्या लाहा अमल इनको अब अपनाना पड़ेगा अगर ये किसी पार्क में या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाकर अगर शूट करना चाहें तो उसके लिए भी कैसे दरखास्त तो देनी है? वो आपने तो अनाउंसमेंट कर दी ना कि ये मुश्किल में आगे। ये आप ये देखें कि अब एंकर्स में देख लें, सब क्या एक सिमत में चल रहे होते हैं? क्या टिकटॉकर्स जो सारे हैं वो सारे गैर इखलाकी वीडियोस बनाते हैं? नहीं। आप इसमें देखें, एक परसेंटेज है। तो फिर उस 1% जो आप कह रहे हैं उसको सिर्फ एक दायरे में लाने के लिए कि बाकियों की भी शिनाख्त जो है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्यों ना हम हमारे पार्क्स की, हमारे जो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? वो खातून जो हैं वो भी जब आई हैं सामने तो वो भी कहती हैं कि किसी ने 2.5 घंटे बात नहीं सुनी, आवाज़ नहीं सुनी। 400 लोगों का क्राउड था, नो डाउट 400 लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने बर वक्त इन्फॉर्म ही कर दिया होता तो वो 2.5 घंटे का दौरानिया शायद आधे घंटे पर ही हो जाता। तो क्यों हम हमारे जो पार्क्स वगैरह हैं उनकी सिक्योरिटी में इजाफा करने की बजाय ऐसी पाबंदियाँ और SOPs लगा रहे हैं? आप ये देखें कि आप इसी मुल्क की बाशिंदा है जी, इसी शहर में आप रहते हैं जी। यहाँ पे हमने जलानी पार्क में जेल रोड पे एक साल में 4 से 6 इवेंट्स करवाते हैं, लाखों लोग आते हैं। कभी आपने इस तरह का वाकया सुना? कभी सिक्योरिटी के हवाले से या किसी फैमिली के साथ हरासगी का कोई वाकया पेश आवा? कभी इस तरह नहीं होता। अगर कोई एक आध वाकया को कई सालों बाद अगर हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अथॉरिटी काम नहीं कर रही या वो गैर मौसर हो गई। इस अथॉरिटी ने तो अपने पार्क्स में लाखों लोगों को एक वक्त में दर्जनों एक्टिविटीज दी हैं। तो आप किसी एक वाक़े को मिसाल बना के आप उसकी पूरी उसकी किरदार कशी नहीं कर सकते। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये अपना काम नहीं कर रही। एक आध वाक़े के बाद हमने ये ज़रूरी समझा कि इसमें रिफॉर्म्स कर लें, रिव्यू कर लें, सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए। और ये जो लोग आते हैं जिसकी वजह से इश्तियाल फैलता है, जिसकी वजह से कुछ खराबियां आती है, अगर इनको एक आप इनके लिए एक SOPs बना देंगे और क्या हर्ज है? अगर आप कैमरा लेके सर जी SOP में सिर्फ इजाजतनामा है या कुछ और भी है? मैं आपको, आप आए जी, वेलकम, आपके लिए पार्क सारे खुले हैं, आप जिस तरह की मर्जी वीडियो बनाए, लेकिन अगर आप अथॉरिटी के साथ शेयर कर लेंगे, ये तो एक देखिए अभी तो तजवीज़ की बात हो रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें कोई आपको कोई गैर इखलाकी हरकत लगती है? लेकिन क्या होता है सर जी कि थोड़े दिन इस तरह के मामलात लगता है कि उनकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि ऐसा कदम उठाना आपको लगता है कि प्रैक्टिकली भी उतना है कि इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या कुछ दिन की निगरानी के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? बहुत सारी चीजें नामुमकिन थी जिनको मुमकिन सिर्फ आपकी सोच, आपकी पॉलिसीज और आपकी लगन इसको मुमकिन बना देती है। मैं आपको बड़े यकीन के साथ कहता हूँ, अगर ये तजावीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी और हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इसको मंजूरी दे दी, तो फिर आपको इस पे इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। ठीक। अच्छा अरशद साहब, अगर कोई शख्स अगर इस पर ये तजवीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है और उसके बावजूद कोई ब्लॉगर, कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर परमिशन नहीं लेता है, इजाज़तनामा नहीं लेता
और भी नोटिस में आता है कि वीडियो शूट की जा रही है या फिल्म साजी की जा रही है, फिल्म बंदी की जा रही है, तो उसके बाद क्या कोई फिर सजा वगैरह भी होगी, कोई जुर्माना बिल्कुल, वगैरह जब भी आप होगा? देखें कोई कानून कायदे ज़वाबित बनते हैं तो उसकी वायलेशन पे कोई पनिशमेंट भी यकीनन होगी, लेकिन ये तो बहुत कबल वक्त हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आप इसकी हतमी मंजूरी लेने दें, आपको ये इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। ठीक है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो तब तक आपको क्या लगता है कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखें, इस वाक़े के बाद आप पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लें, जब कभी वाक़या हुआ है, मिसाल के तौर पे हमारा मॉडल टाउन में एक बहुत बड़ा एक ये मिनाजुल कुरान वालों की तरफ एक बड़ा एक सानिया पेश आया, उसके मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए इस स्पीड के साथ, क्या उस दौर के ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया? आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत और रिट का मैं आपको बताता हूँ कि न सिर्फ उसके कुछ घंटों बाद मुतलका ऑफिसर्स, हाई रैंक ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई। तो ये वो, और फिर उसके बाद 150 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आप ये देखिए, रिट भी पूरी तरह हुकूमत की कायम है और हुकूमत ऐसे इकदामात उठा रही है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात भी पेश ना आए, और जो वाक़यात हो चुके हैं उनको हम बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए उसको घंटों में, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, जल्द अज जल्द ट्रायल करके जिन्होंने जुर्म किया है, जो इसमें मुलव्विस थे इस मकरू फेल में, उनको करार वाकई सजा दी जाए। तो इंशाल्लाह ज़रूर, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें तो है नहीं है, अगर मंजूरी मिलनी है तो जल्द मिल जाएगी, अगर नहीं मिलनी तो भी इसका जल्द फैसला हो जाएगा। इस फैसले के बाद हम अपनी नई हिकमत अमली वाज़ा करेंगे। That's amazing. Thank you so much निशान साहब, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। और जनाब, अभी तजावीज़ सामने हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा लागू, ये जनाब आने वाला वक्त बताएगा। SOPs जनाब बहरहाल फिल वक्त के लिए तय किए जाएंगे, तमाम ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स के लिए, ताकि लोगों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और कोई अफसोसनाक हादसा या इंसिडेंट भी सामने रूनुमा ना हो या ऐसा कोई वाकया भी पेश ना हो। प्रोग्राम में अब हम बढ़े हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रूह अफ़ज़ा का किचन होगा, अनम शेख होंगी, नबीहाज होंगी और एक आसान सी रेसिपी होगी। स्टे विद अस। Pakistan,